आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का चैप्टर नंबर 17 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को इसके बारे में बेसिक चीज़ें बताई थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती है उनका थोड़ा जिक्र हुआ था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनालिसिस क्या होते हैं, ठीक है, 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स, उनका जिक्र किया था हमने। टूल्स ऑफ एनालिसिस का जिक्र किया था कि किस तरह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं। आज मैं आप लोगों को उसी के रिलेटेड एक डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को शो हो रहा है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर आप लोगों को शो हो रहा है डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम, क्वेश्चन नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, और राइट साइड के ऊपर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सबसे पहले देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि है क्या इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम। यूज़ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रीसियन कंपनी टू कंप्लीट दिस रिक्वायरमेंट्स। कहते हैं कि यह एक प्रीसियन कंपनी है, उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने पूरी करनी है। ठीक है, रिक्वायरमेंट 1 क्या है? प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स शोइंग द प्रीसेंट इंक्रीज और डिक्रीज फॉर ईयर 2011 इन कंपैरिजन टू ईयर 2010। रिक्वायरमेंट 1 के अंदर हमने क्या करना है? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स के लिए इंक्रीज़ और डिक्रीज़ फाइंड करना है। मीन कि हमने चेंज इन अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद हमने परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट 2 के अंदर प्रिपेयर कॉमन साइज कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स फॉर ईयर 2011 एंड 2010। फिर सेकंड रिक्वायरमेंट के अंदर हमने कॉमन साइज कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स देखना है, मतलब कि बैलेंस शीट्स के लिहाज से हमने 2 ईयर जो डाटा हमारे पास गिवन है 2010 और 2011, उसका पहले चेंज इन अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, अमाउंट चेंज फाइंड करना है और हमने साथ उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है, ये 2 बातें होगी। तीसरे नंबर पे हमने क्या करना है? कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियोज एज ऑफ दिसंबर 31, 2011। हमारे पास हमने कुछ रेशियोज़ के फार्मूलाज डिस्कस किए थे। ठीक है, वो रेशियोज़ के फार्मूले देखने हमने और उनके लिहाज से हमने एनालिसिस जो है वो करना है। ठीक हो गया। अच्छा, रिक्वायरमेंट 1 जो है सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट शोइंग द परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज फॉर ईयर 2011 इन कंपैरिजन टू ईयर 2010। ये सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये जो गिवन डाटा है, इसके बाद प्लानिंग ऑफ द सॉल्यूशन, कुछ इसके बारे में कुछ एडिशनल डाटा बताया हुआ है। इसमें क्या है? सेट अप 4 कॉलम इन इनकम स्टेटमेंट, एंटर द 2011 एंड 2010। कहता 4 कॉलम्स आपने ड्रॉ करने हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं किस तरह से। कहते हैं फर्स्ट कॉलम 2011, देन 2010 इन द फर्स्ट 2 कॉलम्स एंड देन एंटर द डॉलर चेंज इन द थर्ड कॉलम। ये जो अमाउंट है ये डॉलर चेंज आपके पास थर्ड कॉलम में आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और फोर्थ कॉलम में क्या करना है? द परसेंट चेंज फ्रॉम ईयर 2010, और फोर्थ कॉलम में हम परसेंटेज चेंज लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब सॉल्यूशन इसके रिक्वायरमेंट 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, हम किस तरह फाइंड करेंगे? जो डॉलर अमाउंट चेंज है इसका फार्मूला क्या होगा? 2011 की अमाउंट में से हम 2010 की अमाउंट माइनस कर देंगे। ठीक है, ये अमाउंट 2011 की सेल्स की हमारे पास है 2486,000 और ये हमारी 2010 की है। हम 2011 में से 2010 माइनस करेंगे, ये हमारे पास डॉलर अमाउंट चेंज जो है, चेंज अमाउंट जो निकल आएगी सेल्स की। ठीक है, ये कॉलम पता चल गया। हम सारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी इसी तरह निकाल लेंगे, 11 में से माइनस करेंगे 10 वाला, जीपी भी सेम इसी तरह निकल आएगा। पूरी इनकम स्टेटमेंट हमारी इसी तरह से सॉल्व हो जाएगी। ठीक हो गया। अब जब हमने परसेंटेज चेंज फाइंड करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हम फार्मूला अप्लाई करेंगे करंट ईयर अमाउंट माइनस प्रीवियस ईयर अमाउंट। ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट, या इसको हम ये कहते हैं करंट ईयर या टारगेट ईयर अमाउंट माइनस बेस ईयर अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस ईयर अमाउंट। ठीक है, ये आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है। इस तरह आप अप्लाई करोगे, आपके पास परसेंटेज चेंज निकल आएगा। सपोज मैं सेल्स की निकालता हूँ, ये अमाउंट 24,86,000 माइनस 20,75,000। ठीक है, जो अमाउंट बच आएगी, जो आंसर आएगा, उसको फिर दोबारा मैं डिवाइड कर दूँगा 20,75,000 से, मेरे पास ये आंसर निकल आएगा 19.8%। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास रिक्वायरमेंट 2 है उसको देखते हैं, उसमें क्या बात किया जा रहा है।
कहते प्रिपेयर कॉमन साइज कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स फॉर ईयर 2011 एंड 2010। कॉमन साइज़ कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स बनानी है हमने, ठीक है। इसके लिए एडिशनल डाटा में क्या चीज़ है हमारे पास, भी कह रहा है सेट अप अ 4 कॉलम बैलेंस शीट, ठीक है, कि हमने 4 कॉलम्स बैलेंस शीट बनानी है। ये आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है, ठीक है। 4 कॉलम्स बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है हमने, मतलब कि 4 कॉलम्स किस तरह होगा, दिसंबर 31, 2011 और 2010, और कॉमन साइज़ 2011 और 2010 का जो हम फाइंड करेंगे। कहते हैं सेट अप ठीक है 4 कॉलम्स बनाने हैं हमें। एंटर द 2011 एंड 2010 ईयर एंड amounts in the first 2 columns and then compute and enter the amount of each item as a % of total sales। अब हमने यहाँ पे ये जो एक बता रहा है एडिशनल डाटा, इसके लिहाज से हमने चलना है कि क्या करना है, हर आइटम को हम टोटल एसेट अमाउंट के साथ डिवाइड कर देंगे और उसकी परसेंटेज फाइंड करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक हो गया। ये बात फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो कंपैरेटिव कॉमन साइज़ जो पहले हमने बनानी है आइटम्स, उसमें क्या करना है, हर एक आइटम को हम उसकी टोटल एसेट की अमाउंट के साथ डिवाइड कर देंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हम उनकी जो आंसर्स आ जाएंगे परसेंटेज वो लिख लेंगे। सपोज़ ये 79,000 2011 की हमारे पास अमाउंट है, कैश अमाउंट, ठीक है। 79,000 इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल एसेट्स की अमाउंट से। टोटल एसेट्स की अमाउंट क्या है, ये जो मैंने हाईलाइट किया 16,84,000, ठीक है। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास बन जाएगा 4.69%। अब 4.69% को हमने कितना लिख दिया, 4.7%। अब इसी तरह 2010 का डाटा 42,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 16,78,000 के साथ, 16,78,000 के साथ, ठीक है। जो आंसर आएगा उसे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2.5% हमारे पास निकल आएगा, ठीक हो गया। आपको मेथड बता दिया कि किस तरह करेंगे। इसी तरह हम 1 बाई 1 जितनी भी चीज़ें हमारी बैलेंस शीट के अंदर आ रही हैं हम उनको डिवाइड करके इसी तरह से टोटल एसेट्स के साथ डिवाइड करके हम लोग आंसर अपना निकालते जाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया। अब इसी तरह से सेम यही टेक्निक हम यूज़ करेंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड की। लाइबिलिटीज़ में जितनी भी अमाउंट्स दी हुई हैं, अकाउंट्स पेएबल, शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल, टैक्सेस पेएबल, हम इसी तरह से इन अमाउंट्स को टोटल एसेट्स के साथ डिवाइड करते जाएंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमारे पास ये परसेंटेज निकल आती है, ठीक हो गया। ये 1 बाई 1 आप लोग इसको करोगे, प्रैक्टिकली सॉल्व करोगे, आप लोगों को ये बात समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, जब हम लोग आएंगे यहाँ पे स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में हम परसेंटेज नहीं फाइंड करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, चले परसेंटेज भी फाइंड कर लें, वही सेम मेथड हम लोग कर लेंगे। सपोज़ कि मैं आप लोगों को बताता हूँ 4,75,000 हमारे पास आ गया, 4,75,000, इसको भी हम डिवाइड करेंगे 16,84,000 के साथ, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये सेम हम परसेंटेज के साथ सिर्फ नहीं लिखा हुआ, वो सेम वही चीज़ चलेंगे क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आप इन सब के साथ परसेंटेज का साइन लिखा हुआ है, मैंने आपको ज़रा कर दिया था, यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दिया, इसको क्लियर कर दिया, ठीक हो गया। ये सारी बातें यहाँ तक समझ आ गई हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, हमने नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर जाना है। वो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि ये कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियोज as of December 31st 2011 or for the year ended December 31st 2011 and identify its building block category for financial statement analysis, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, कहता है कि ये आपने ये जो जितनी भी आपके पास चीज़ें रेशोज़ बताई हुई हैं ये हमने फाइंड करनी है। इनका हमें सबसे पहले तो याद होने चाहिए कि इनके फार्मूलाज़ क्या हैं, ठीक है। फार्मूलाज़ अगर आपको क्लियर होंगे तो आप इजीली इसका जो है ये चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट सबसे पहली चीज़ जो थी करंट रेशो फाइंड करने की, ठीक है। करंट रेशो फाइंड करनी है तो सबसे पहले आपको करंट रेशो का फार्मूला पता होना चाहिए कि करंट रेशो का फार्मूला क्या होता है। करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है।
करंट एसेट्स हमारे पास कितने हैं, करंट एसेट्स का टोटल हम बैलेंस शीट से देखेंगे। ये राइट साइड पे देखें, आपको सोल्यूशन दिया हुआ है। करंट एसेट्स हमने सिर्फ फाइंड करनी है 2011 की, ठीक है। तो 2011 के लिहाज से हम देखेंगे करंट एसेट्स हमारे पास टोटल है 5,14,000, ये आ गया। डिवाइड करेंगे हम उसको करंट लाइबिलिटीज़ के साथ, वो है 2,65,000, ये आपके पास आ गया 2,65,000। दोनों को डिवाइड किया, आंसर हमारा आ गया 1.9। अब ये चीज़, ये जो करंट रेशियो, ये चीज़ किस चीज़ को शो करती है, ये लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी को शो करती है, लिक्विडिटी, ठीक है। ग्रेटर देन 1 हो तो हम कहते हैं कि बिज़नेस जो है वो अच्छी कंडीशन में है, अच्छा चल रहा है। इसके बाद दूसरा फार्मूला हमारे पास आ जाता है, सेकंड नंबर पे जो हमने फाइंड करना है एसिड टेस्ट रेशियो। दूसरा फार्मूला हमारे पास आता है एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, कैश प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस करंट रिसीवेबल्स, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं करंट लाइबिलिटीज़ के साथ। तो हम देखते हैं कैश हमारे पास कितनी है 79,000, ये 79,000 राइट पे हमने लिख दिया, ठीक है। कैश के बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास जो हैं वो 65,000 है, ये 65,000 लिख दिया, ये भी ऐड कर दिया। और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो करंट रिसीवेबल्स होते हैं वो कितने हैं 1,20,000। करंट रिसीवेबल्स मतलब अकाउंट रिसीवेबल नेट 1,20,000 ये। अब इन तीनों अमाउंट्स को हमने ऐड करना है और डिवाइड किससे कर देना है, करंट लाइबिलिटीज़ के अमाउंट से जो हमारे पास ये आई, ठीक है। इसको किया तो ये हमारे पास रेशियोज के निकल आई 1, जो है ना आंसर इसका निकल आया हमारे पास। ये हमारे पास इसको जब डिवाइड करते हैं वहाँ तक 0.996, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1.0 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिक्विडिटी रेशो जो है ये शो हो रही है, सही हो गया। अब नेक्स्ट अब आगे चलते हैं, हमारे पास थर्ड नंबर पे जो आ जाता है, जो हमने फाइंड करना है एवरेज रिसीवेबल्स। एवरेज रिसीवेबल्स किस तरह निकलेगा हमारा, एवरेज रिसीवेबल किस तरह निकलेगा, हम लोग 2011 और 2010 दोनों अमाउंट्स को, ये जो हाईलाइट किया मैंने, इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये देखें 1,20,000 प्लस 1 लाख, दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास एवरेज निकला है। तो ये अकाउंट रिसीवेबल क्यों फाइंड किए हैं, क्योंकि हमने फाइंड करना था अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर का फार्मूला होता है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, तो इसलिए हमने पहले एवरेज अकाउंट रिसीवेबल निकाल लिए हैं। अब हम जो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर का फार्मूला लगाते हैं नेट सेल्स, वो हमारे पास हैं 24,86,000 2011 की, इनको डिवाइड कर देंगे एवरेज नेट रिसीवेबल्स के साथ, हमारे पास निकल आएगा आंसर 22.6 टाइम्स, ठीक है। ये लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी के बारे में है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास डी जो रिक्वायरमेंट है, डी में हमने क्या चीज़ करनी है, देखते हैं यहाँ पे डी में फाइंड करना डे सेल्स अनकलेक्टेड। डे सेल्स अनकलेक्टेड का फार्मूला है अकाउंट रिसीवेबल नेट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, जो डेज इन अ ईयर है उसके हिसाब से, ठीक है। हमारे पास ये आ गया अकाउंट रिसीवेबल नेट कितना है हमारे पास 1,20,000 है, 1,20,000 को डिवाइड कर देंगे हम सेल्स की अमाउंट के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 365 के साथ, ये हमारे पास आ गया 17.6। ये भी लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी के बारे में है रेशो, ठीक है। अब नेक्स्ट ई में हमने ई रिक्वायरमेंट में फाइंड करना था इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए हमें चाहिए इन्वेंट्री टर्नओवर का जो हमारे पास फार्मूला आता है वो था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए सबसे पहले हम एवरेज इन्वेंट्री फाइंड करेंगे, वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, हमने इन्वेंट्री देखनी है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 2011 और 2010 दोनों को ऐड कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास निकल आएगी 2,57,500। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, CGS की अमाउंट कितनी है 15,23,000, उसको एवरेज इन्वेंट्री के साथ डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 5.9 आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं डेट रेशो। डेट रेशो का फार्मूला क्या होता है, टोटल लाइबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। हम यहाँ पे देखते हैं बैलेंस शीट में टोटल लाइबिलिटीज़ हमारी कितनी है 6,65,000, ठीक है। और टोटल एसेट्स हमारे पास कितने हैं 16,84,000, इनको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया, ये सॉल्वेंसी रेशो में बताती है 39.5% इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जी रिक्वायरमेंट में डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो का फार्मूला क्या होता है, टोटल लाइबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। टोटल लाइबिलिटीज़ हमारे पास फिर 6,65,000 आ गई, ठीक है। और टोटल लाइबिलिटीज़ के बाद टोटल इक्विटी के लिए हमारे पास, इसे हम नाम देंगे टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, ये हमारे पास आ गया 10,19,000, ठीक है। इससे हम डिवाइड कर देंगे
डेट टू इक्विटी रेशो हमारे पास निकल आई, ये भी सॉल्वेंसी रेशो कहलाती है और ये हमारे पास आ गई है 0.65। ठीक है, नेक्स्ट एच रिक्वायरमेंट के अंदर क्या है, टाइम इंटरेस्ट अर्नड। टाइम इंटरेस्ट अर्न का फार्मूला क्या होता है, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब इनकम बिफोर हमारे पास किस तरह निकली है, 1,85,000 ना, इसका दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग इनकम। ये है मतलब ये हमारी नेट इनकम है, फिर हम इसमें इनकम टैक्स भी ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ऐड कर देंगे, नेट इनकम ऑपरेटिंग इनकम का नाम लेते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम हमने इसको लिया और इसको हमने डिवाइड कर दिया इंटरेस्ट एक्सपेंस से, तो ये हमारे पास टाइम इंटरेस्ट अर्न निकल आता है जो कैलकुलेट हुआ 4.2। ठीक है, 4.2 टाइम्स। ये भी आपको क्या बताती है, सॉल्वेंसी रेशो बताती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आई में हमने अगली रिक्वायरमेंट में क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट मार्जिन रेशो। प्रॉफिट मार्जिन रेशो का फार्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ठीक है, नेट इनकम हमारे पास कितनी निकली है, 94,000 और नेट सेल्स हमारे पास कितनी है, 24,86,000। इसको हम डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास 3.8 जो है % प्रॉफिटेबिलिटी रेशो निकल आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जे रिक्वायरमेंट के अंदर हमने फाइंड करना है टोटल एसेट टर्नओवर। ठीक है, टोटल एसेट टर्नओवर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये हमारे पास होता है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। तो हम एवरेज टोटल एसेट्स फाइंड करेंगे, दोनों ईयर्स के टोटल एसेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे और नेट सेल्स जो होगी उसको हम जब एवरेज टोटल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल एसेट टर्नओवर निकलेगा 1.48 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला आ जाता है रिटर्न ऑन टोटल एसेट। रिटर्न ऑन टोटल एसेट क्या होता है, नेट इनकम को हम एवरेज टोटल एसेट से डिवाइड कर देते हैं। नेट इनकम 94,000 और एवरेज से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा 5.6 और या फिर 3.8%। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड करना है रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का फार्मूला होता है नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय एवरेज कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। तो हम सबसे पहले एवरेज कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी फाइंड कर लेंगे, दोनों ईयर्स का स्टॉक इक्विटी उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज कर देंगे, हमारे पास 9.5% प्रॉफिटेबिलिटी निकल आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक ये है कि आप लोगों को सबसे पहले फार्मूलाज याद करने हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। कोई मसला हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।